शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपकी समान हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें आपने भाषा और हिंदी के विषय में संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। ठीक है, मतलब संविधान तक की स्थिति की हमने चर्चाएं कर दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा सर्दी हो गई है इसलिए आवाज़ थोड़ी डाउन हो गई। ठीक है, तो देखिए, आज जो हम चर्चा करेंगे वो लिपियों की चर्चा करेंगे। लिपियों में बेसिक वही लिपियों की हम चर्चाएं करेंगे जो आपकी हिंदी से संबंधित है, मतलब ब्राह्मी, ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की। ठीक है, जहां से आपके प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। ठीक, तो लिपियों के बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। बाकी लिपि तो बहुत ब्रॉड होती है, मतलब पूरे विश्व में बहुत सारी लिपियां हैं, सबको पढ़ने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपको भारत के विषय में और जो आपकी भारतीय भाषा हिंदी है उसके विषय में जो प्रयुक्त लिपियां उनको जानना है। ठीक है, देखिएगा, लिपि जो होती है, ध्यान दीजिएगा, लिपि, ठीक है, लिपि क्या होती है? एक लेखन प्रणाली होती है। लिपि क्या होती है? लेखन प्रणाली होती है। जैसे मैं आपसे ये क्या कर रहा हूँ, संप्रेषण कर रहा हूँ, एक भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, अपनी बातों को आप तक पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, मैं अपनी बात को आप तक रख रहा हूँ। किस माध्यम से? कोई एक भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं जिस भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, अगर आप उसे वहां पे सुन रहे होंगे और सुन के उसे लिख रहे होंगे, तो आप जो लिख रहे हैं उसे किसी न किसी लिपि के तहत लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं जो भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है वो भाषा आप जानते हैं, तभी आप उसे लेखन में प्रयोग कर रहे हैं। अगर लेखन में प्रयोग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका कोई एक आकार होगा, आकृति होगी, शब्दों को, अक्षरों को लिखने की कोई आकृति आप प्रयोग कर रहे होंगे, तभी आप लेखन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है? वही एक लिपि है, मतलब भाषा को लिखने का तरीका ही लिपि है। मतलब जो ध्वनियां निकलती हैं, ध्वनियां जो वर्णों के माध्यम से जाती है, वो वर्णों को जब आप लेखन प्रक्रिया में लिखते हैं तो एक उसकी आकृति देते हैं, उसी आकृति को लिपि कहा जाता है। मतलब भाषा की लिखावट ही लिपि होती है। ठीक है, अब बहुत सारी भाषाएं होती है, उनमें कुछ प्रमुख लिपियों के माध्यम से उन्हें लिखा जाता है। जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। आप उस समय जो मेरी बातों को आप नोट कर रहे होंगे तो आप देवनागरी लिपि में उसको लिख रहे होंगे, क्योंकि ये भाषा क्या है? हिंदी है। ठीक है, तो इतना आप जान गए कि भाषाओं को लिखने का ढंग ही क्या होती है? लिपियां होती है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ध्वनियों को अगर लेखन में प्रयोग करेंगे, ध्वनि जो मेरे होठों से निकल रही हैं, जो ध्वनियां हैं, इन्हें आप लेखन में प्रयोग करेंगे तो वही लिपियां होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप बेहतर लिख सकेंगे। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखने का ढंग या लिखावट। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि है। मतलब जो ध्वनियां मेरे होठों से निकल रही है उनको आप किसी चिन्ह के माध्यम से अपनी कॉपी पे लिख रहे हैं, वही चिन्ह क्या है? लिपि है। ठीक है, मतलब आप हिंदी भाषा की ध्वनियां सुन रहे हैं तो आप देवनागरी लिपि में उसे लिख रहे हैं। ठीक है, वैसे देखिएगा, लिपि के अगर हम प्रकारों की बात करें, ठीक है, अब चूंकि लिपि तो आप जान गए हैं कि लिपि क्या होती है, अगर लिपि के प्रकारों की बात करें तो देखिए इसमें कई प्रकार के प्रचलन है। अगर आप विदेशियों के मत देखेंगे तो उन्होंने दूसरे तरीके से विभाजित किया है। अगर आप अपने स्वदेशी विद्वानों के मत को देखेंगे तो उनके विद्वानों को आपको देखना है, मतलब अपने देश के जो विभाजन किए गए हैं लिपियों के, उन्हें आपको देखना है। ठीक है, क्योंकि विदेशियों की बहुत मान्यता लेके यहाँ पे नहीं चलना है। अगर हम स्वदेशी आधार पे देखें तो वर्तमान में 3 प्रकार की मूल लिपियां प्रचलित हैं, पूरे विश्व में की बात कर सकते हैं। ठीक है, कि वर्तमान में जितनी भाषाएं हैं, अगर लगभग 1000 से अधिक की भाषाएं हैं पूरे संसार में, तो उनको लिखने के लिए 2-3 दर्जन लिपियां हैं। लेकिन अगर मुख्य रूप से लिपियों का प्रचलन की आप बात करेंगे तो 3 प्रकार की लिपियां मुख्यतः प्रचलित है, जो भारतीय व्याख्याताओं के आधार पर विभाजित है। पहला है चित्रलिपि, दूसरा है ब्राह्मी लिपि, तीसरा है फोनेशियन लिपि। ठीक है, यही 3 प्रकार की मुख्य लिपियां हैं जो संसार की सभी मुख्य भाषाओं को लिखने की एक लिपियां हैं। ठीक है, अगर हम चित्रलिपि की बात करें तो चीन, जापान और कोरिया में प्रयुक्त लिपियां हैं। मतलब चीन और जापान और कोरिया के जैसे क्षेत्रों में जो लिपियां प्रयुक्त की जाती है वो होती है चित्रलिपि। ठीक है, और ब्राह्मी लिपि की बात करें तो इसके अंतर्गत देवनागरी आती है। देवनागरी के बाद दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र भी जो भाषाओं का प्रयोग करते हैं उनकी लिपियां क्या होती है?
इस तरीके की ब्राह्मी लिपियों से मिली जुली होती है। ठीक है, फोनेशियन लिपि जो होती है यूरोप, मध्य एशिया, उत्तर अफ्रीका में प्रयुक्त लिपियां जो होती हैं वो फोनेशियन लिपि होती है। मतलब इनकी जो भाषाओं की जो लिपियां होती हैं उन्हें फोनेशियन लिपि कहते हैं। हालांकि विदेशियों जो व्याख्याता उनके अन्य मत है, मतलब उन्होंने और तरीके से विभाजित किया, लेकिन आपको उनके विषय में बहुत ज्यादा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना ही यहाँ से कभी आपको प्रश्न ही देखने को मिलता है कि लिपि कितने प्रकार की होती है ये बताइए। ठीक है, बस आपको पूछ सकता है हिंदी भाषा की कौन सी लिपियां है, या बहुत होगा तो ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि के विषय में पूछ देगा, उन्हीं को आपको पढ़ना है। ठीक है, और बाकी विभाजन केवल आप जानते रहिए, आपको जानना भी आवश्यक है कि भारतीयों का जो मत है उसके अनुसार ये 3 प्रकार के विभाजन मैं आपको बता दे रहा हूँ, चित्रलिपि, ब्राह्मी लिपि और फोनेशियन लिपि। ठीक है, इनको जानते रहिए, इनके प्रयोग का क्षेत्र यहाँ पे दिया गया है। बाकी जो संविधान में 22 भाषा है, उन 22 भाषाओं में की जो लिपियां हैं उनको भी मैं आपको बता दूंगा, और बहुत सारी लिपियां हैं उनकी भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उनसे रिलेटेड भाषाएं आपको बताई जाएंगी कि इस भाषा की लिपि यह है। ठीक है, बाकी आपको जो पढ़ना है मैं बता रहा हूँ, आपको पढ़ना है ब्राह्मी लिपि और ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत देवनागरी लिपि को देखना है। ठीक है, तो आइए जानते हैं ब्राह्मी लिपि के बारे में, जो महत्वपूर्ण है, इसे जानना भी आवश्यक है। देखिए, ब्राह्मी लिपि बहुत ही प्राचीन लिपि है। ठीक है, इसमें बहुत सारे विद्वानों के मत आए हैं। अगर कुछ विदेशी विद्वानों की बात करें या भारतीय विद्वानों की बात करें तो सभी ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन इतना तय है कि ब्राह्मी लिपि क्या है, एक प्राचीन लिपि है। ठीक है, देखिए, कुछ प्रमाणिकता भी है इसमें, कुछ कथन भी कहे गए हैं, लेकिन बहुत सारे कथनों की तो हम चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण है उनको हम बता देते हैं। ठीक है, देखिए, ब्राह्मी लिपि के इतिहास के बारे में बात की जाए तो इसका जो आपको लिखित साक्ष्य मिलेगा, प्राचीनतम साक्ष्य लिखित मिलेगा, तो वो अशोक के शिलालेखों में मिलेगा। ठीक है, लगभग 4वीं से 3री सदी ईसा पूर्व, ठीक है, अशोक के शिलालेखों में इस लिपि का प्रयोग मिलेगा। हालांकि अशोक ने उसे धम्म लिपि की संज्ञा दी थी, लेकिन विद्वानों का मत यह है कि यह ब्राह्मी लिपि ही थी। ठीक है, जिसे पाली प्राकृत भाषा में जब प्रयुक्त हुआ, जब उसकी लिपियां लिखी गई, तो वह धम्म लिपि के नाम से सम्राट अशोक ने कहा था। ठीक है, लेकिन वो लिपि क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी, ऐसा मत है। अगर आप इसे लिखित साक्ष्य अगर आप इसका पाएंगे तो अशोक के शिलालेखों में ही यह लिपि का साक्ष्य मिलेगा। ठीक है, प्राचीनतम साक्ष्य अशोक के शिलालेखों में आपको मिलेगा। क्योंकि सम्राट अशोक मौर्य कालीन, उस समय भाषा जो थी वो पाली भाषा थी। पाली आप कह सकते हैं उत्तर पाली, जो प्राकृत के निकट थी। ठीक है, तो उनकी जो भाषाएं थी, उनकी लिपियां भी थी। वो लिपि जो थी, अब चूंकि ऐसा तो ये नहीं माना गया कि मौर्य वंश से ही इस लिपि का उद्भव हुआ है, लेकिन वो जो लिपियां प्रयोग में लाते थे उसे 2 धम्म लिपि के नाम देते थे, वो प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि ही मानी गई थी। ठीक है, अगर अदर विद्वानों का मत देखें तो अन्य विद्वान यह मानते हैं कि जब सिंधु के आसपास से ये क्षेत्र विकसित होने लगे, मतलब भाषा हमारे पर वाह्य आक्रमण होने लगे या भाषाओं का बिखराव होने लगा, तो वहीं से सिंधु लिपि जो थी, उस समय की सिंधु लिपि से ही यह लिपि का विकास माना गया है। ठीक है, मतलब सिंधु लिपि का जब प्रचलन कम होने लगा, तब यह धीरे धीरे प्राकृत भाषाओं को लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होने लगा। ठीक है, कुछ विद्वान यह मानते हैं। ठीक है, मिला जुला के बहुत विद्वान ये भी मानते हैं कि ये ब्राह्मण युग से ही यह लिपि का विकास माना जाता है। मतलब हमारे जो वैदिक युग के लिपियां हैं उनसे इसका विकास माना जाता है। मतलब जैसे कि किसी चीज की उत्पत्ति अगर न मालूम हो तो हम ब्राह्मण के ग्रंथों के हिसाब से माना जाता है कि ब्रह्मा जाने, तो उसी हिसाब से इसका नाम पड़ गया ब्राह्मी लिपि। मतलब ये अति प्राचीन मानी गई। कि अगर तात्कालिक अगर हम पुरातत्वविदों की बात करें तो उन्होंने हाल ही में कोई उत्खनन वगैरह के माध्यम से ये बताया गया है कि यह लिपि जो है लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की है। इसका प्राचीनतम साक्ष्य उन्हें भारत का जो वर्तमान का तमिलनाडु का क्षेत्र है और श्रीलंका के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ उनको मिला है। भित्ति लिपि से कुछ मिलता जुलता मिला है, जिन्होंने माना कि नहीं, ये 4ठी 3री से भी पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की लिपि है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, मतलब इसके ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत है। ब्राह्मी नाम से क्यों पड़ा, तो इसका कुछ मत यही है कि ब्राह्मणों द्वारा जो अज्ञात स्रोत था उसे बना दिया जाता था कि ब्रह्मा जाने, तो उसी से इसका नाम ब्राह्मी लिपि पड़ गया था। ठीक है, और इसका जो उद्भव है, अगर आप इसको लिखित रूप में पाना चाहेंगे तो शायद ही नहीं मिलेगा। अगर आप प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में देखना चाहेंगे तो यह अशोक के शिलालेखों में मिलेगी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, जिसे उसने धम्म लिपि क्या नाम दिया था सम्राट अशोक ने। बाकी इसमें कुछ ऐतिहासिक ऐसे
तथ्य नहीं है जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जाए। बस अगर प्राचीनतम साक्ष्य की बात कर देगा, लिखित साक्ष्य, वो अशोक के शिलालेख हैं, बस इतने ही है। बाकी अब ब्राह्मी लिपि में कुछ मुख्य तथ्य कि जो किसने सर्वप्रथम इसको पढ़ा है, कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में प्रयोग होती है, तो उन सब की चर्चाएं कर लेते हैं कि किसने इसे सर्वप्रथम पढ़ा ब्राह्मी लिपि को, और कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में। देखिए, भारत की जो वर्तमान लिपियां हैं, मतलब भारत में जितनी लिपियां वर्तमान में हैं, उन सभी का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, सिवाय अरबी और फारसी लिपियों को छोड़कर। मतलब अरबी और फारसी लिपियां अगर छोड़ दी जाए तो भारत में जितनी भाषाओं की लिपियां हैं वो सबका विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। इतना नहीं, अगर आप सिंहवी लिपि को देखेंगे या दक्षिण पूर्व एशिया के लिपियों को देखेंगे तो उनका भी उद्भव ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हर एक पॉइंट को मैं लिखता आया हूँ, आप उससे चाहे तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, भारत की सभी वर्तमान लिपियां अरबी फारसी लिपि को छोड़कर ब्राह्मी से ही विकसित हुई हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, तिब्बती, सिंहवी तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की बहुत सी लिपियां हैं जो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। ठीक है, मतलब ये ब्राह्मी लिपि का आपको क्षेत्र बता रहे हैं कि कितना ये फैली हुई थी, कितनी प्राचीन थी। ठीक है, मतलब ये माना जाएगा तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही यह लिपि का विकास होता है। ठीक है, अभी हाल ही में उत्खनन से यह बात सामने आई है। मैंने बताया आपको कि भारत का जो वर्तमान का तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र है या श्रीलंका के आसपास का क्षेत्र है, वहां से इसका कुछ उद्भव बताया गया है, क्योंकि वहां पे भित्ति लिपियां प्रचलित थी, भित्ति लिपियों से मिलते जुलते वहां पे तथ्य पाए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो इस लिपि को पहली बार 1937 में जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था। ठीक है, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंस। इन्होंने 1937 में इस लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। ठीक है, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। आप हिंदी लिखते हैं तो बाएं से दाएं लिखते हैं, ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि की देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो बाएं से दाएं लिखते हैं। ठीक है, यह मात्रात्मक लिपि है, व्यंजनों पर मात्रा लगाकर ही लिखी जाती है। ठीक है, ये क्या है? मात्रात्मक लिपि है, व्यंजनों पर क्या करते हैं? मात्रा लगा के लिखते हैं। आप जानते हैं कि ये जब आप वर्णमाला पढ़ेंगे तो मैं आपको आगे बताऊंगा व्यंजन किसकी सहायता से लिखे जाते हैं, स्वरों की सहायता से ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो मात्राओं के माध्यम से लिखी जाती है। ये कुछ ब्राह्मी लिपि से महत्वपूर्ण तथ्य हुए। ठीक है, जो मैंने आपको बताए, आप उन्हें एक बार फिर रिवाइज कर लीजिएगा। बस इतना जानते रहिएगा कि हमारी जो लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि की ही भाग थी। ठीक है, देवनागरी लिपि। ब्राह्मी लिपि के बारे में मैंने बता दिया। अगर लिखित साक्ष्य अगर आपसे पूछे ब्राह्मी लिपि का लिखित साक्ष्य, तो अशोक के शिलालेखों में मिला है। ठीक है, उनकी भाषा क्या थी? उनकी भाई भाषा क्या थी? पाली भाषा थी, या पूर्व की प्राकृत आप कह सकते हैं, या उत्तर की पाली भी कह सकते हैं। ठीक है, वो अपनी लिपि को बताते थे धम्म लिपि है, लेकिन वास्तविकता के तौर पे उसे मानी गई कि ये ब्राह्मी लिपि का ही अंश था। ठीक है, बाकी जो तथ्य यहाँ से पूछे जाएंगे, इस लिपि को पहली बार किसने पढ़ा? 1937 में जेम्स प्रिंस ने पढ़ा था। ठीक है, और ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये तो आप जानते हैं। ये मात्रात्मक लिपि है, आपसे पूछ देगा कि ये मात्रात्मक लिपि है, व्यंजनों पे मात्रा लगा के लिखी जाती है। ठीक है, ये ब्राह्मी लिपि से संबंधित तथ्य हो गया। अब हम इसके अगले भाग में जानेंगे कि भारत में जो लगभग संविधान के अनुसार 22 भाषा है, तो उनकी कौन कौन सी लिपियां हैं, या अदर कौन कौन सी लिपियां भारत में प्रचलित हैं, उनको देख लेंगे। उसके बाद लिपि से संबंधित आपके सारे तथ्य समाप्त हो जाएंगे। इसका जो लिपि का अगला भाग होगा, वहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि प्रश्न जो एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाएंगे कि इस भाषा की कौन सी लिपि है, ये इस लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के पार्ट में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल के अगले पार्ट में।